वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आपको बताएं कि जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो माहिर नफ्सियात पहले उसे पुरसुकून हालत में लेकर आते हैं। इतनी पुरसुकून हालत में कि जो इफेक्टी है उसको नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन इसे सोने नहीं दिया जाता, बल्कि उसके दिमाग और जिस्म का जो एक कनेक्शन होता है उसको कम से कम कर दिया जाता है। होश और बेहोशी की दरमियानी हालत को हिप्नोटिज्म कहा जाता है। हिप्नोटिज्म के बारे में मज़ीद जानेंगे। सायरा असफर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ये क्यों करते हैं आप, बेहोशी, होश, और फिर आप सामने वाले से हर बात उगलवा लेते हैं? बहुत सारे ना ऐसे मुजरिम होते हैं जिन्हें हिप्नोटाइज करके उगलवाया जाता है कि जी अच्छा बताएं आपने क्या क्राइम किया था। तो ये क्या मतलब ये क्या तरीका है? दो तीन चीज़ें जो आपने बोली हैं, मैं थोड़े से मिसकंसेप्शन सबसे पहले क्लियर करूँगी, बिकॉज हिप्नोटिज्म के बारे में जब भी कोई सुनता है तो वो थोड़ा ज़रा डर जाते हैं कि पता नहीं मेरे सीक्रेट्स निकाल लेंगे, जैसे आपने कहा। तो मज़े की बात यह है कि आप सीक्रेट्स नहीं निकाल सकते जब तक वो बंदा खुद ना बताना चाहे। अच्छा। तो जो क्राइम की आपने बात की, लोग ऐसे होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन निकाल रही होते हैं, वो विलिंग होते हैं हिप्नोटाइज होने के लिए। बिल्कुल। हिप्नोटिज्म के हिप्नोथेरेपी के बारे में दो तीन मिसकंसेप्शंस हैं। नंबर 1, अगर हिप्नोटाइज हुए तो ऐसा तो नहीं कि हम हिप्नोटाइज रह जाएंगे। अच्छा। हम उठ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारे सारे सीक्रेट्स उनको पता चल जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यू हैव टू बी विलिंग टू बी अ पार्टिसिपेंट। तीसरी चीज़ उसके अंदर ये होती है कि कितना अरसा असर रहेगा, इज़ इट हेल्दी, इज़ इट सेफ। Absolutely, if you go to a good hypnotherapist, it's safe. अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर पेशेंट खुद आ रहा है, ये हिप्नोटाइज जो थेरेपी है हम क्यों यूज़ करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज ये बेसिक्स आपने सारी पकड़ ली इस बात की। देखिए, जब आप एक किताब पढ़ रही हैं, ठीक है, और आप उस किताब में इतनी इनग्रॉस हुई हैं कि आपको कुछ होश नहीं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, तो उस किताब ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया। इस वक्त में हम मोबाइल ऐसे इस्तेमाल करते हैं गुम हो गए कि हमें पता ही नहीं होता इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बिल्कुल, मोबाइल ने आपको हिप्नोटाइज किया होता है। हिप्नोटाइज करने के लिए आपको हम अपने टोन ऑफ वॉइस से, हम क्लाइंट से, पहले तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट है, उसको लगता है कि मेरी कोई इमोशनल मेंटल ब्लॉकेज है। अच्छा। और मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं। मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा पढ़ाई में, मैं वेट नहीं लूज़ कर पा रहा, मैं ये अचीव नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? कॉन्शियस माइंड ने डिसीजन किया हुआ है कि मुझे काम करना है। सब कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट ऑन बोर्ड। तो जो हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू इस क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, जी ये आपके इश्यूज़ हैं, हम इनको इस तरह सॉल्व करेंगे और आप लेट जाएं, बस रिलैक्स करें। अच्छा। और आप मेरी आवाज़ सुनते रहें और आप टोन और जो वर्ड्स जो हिप्नोथेरेपिस्ट यूज़ करता है उससे उनका माइंड बहुत रिलैक्स कर जाता है। सारा किरदार टोन का है, टोन, वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्योंकि हम सब कॉन्शियस को कैटर कर रहे होते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हम उनके माइंड को थीटा स्टेट में ले जाते हैं, जो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जैसे आप सो रही हैं और आप उठी हैं, आपको पता है कि आप अपने रूम में आपने आंखें नहीं खोली हुई, यू आर अवेयर बट यू आर स्टिल नॉट अवेयर। वो थीटा स्टेट होती है, रिलैक्स स्टेट होती है। इसमें सजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मैं आपको उस पॉइंट पे अगर कोई भी सजेशन दूं, आपका माइंड उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। अच्छा। तो थीटा स्टेट में ले जाके हम सब कॉन्शियस को विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती है हम दे देते हैं। एंड देन आई आस्क हिम जस्ट ओपन योर आइज। उनको थ्रू कुछ सिनेरियोज हम लेके जाते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें आप एक गार्डन में खड़ी हैं, आप ये कर रही हैं, आपका माइंड आपको क्या दिखा रहा है। आप यकीन करें कि हिप्नोथेरेपी के सेशंस में लोग आते हैं थिंकिंग कि हम ये देखेंगे माइंड में अपने, एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट। वो सरप्राइज हो जाते हैं कि यार मेरा माइंड असल में मैं ऐसे सोचता हूँ। अच्छा। असल में मेरी ये हकीकत है। एंड 90% ऑफ द क्लाइंट्स एंड अप क्राइंग। बहुत रोते हैं लोग, क्योंकि जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपका माइंड आपको वो चीज़ें बता रहा होता है जो आपके लिए आपकी ट्रूथ होती है। हर एक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो उनको पता नहीं होता कि मेरे अंदर जो दुख है, मैं समझ रहा हूँ कि ये दुख इस वजह से, असल में वो दुख इस वजह से। अच्छा सायरा, आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी कभी इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो बड़े खामोश होते हैं और वो कभी किसी से बात नहीं कर पाते। आई थिंक मुझे एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत होती है, लेकिन अब के माहौल में हमें कोई अच्छा लिसनर मिलता नहीं है और फिर गुबार अंदर भरा जाता है और वो ज़िंदगी से शायद कट के रह जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, बिकॉज हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हाँ। एंड जब हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। क्लोजर नहीं मिला होता लोगों को रिलेशनशिप से,
ओल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, कोई ऐसा दुख बचपन में, बचपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपसे यही चीज़ पूछने वाली थी कि कभी कभी हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में कोई एक ऐसा हादसा गुजर गया होता है, सारी जिंदगी उनके दिमाग पे वो चीज़ें रहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, वो फिर कभी, अच्छा कभी कभी तो खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों के साथ वाक़यात हो जाते हैं, ना वो आगे बढ़ पाते हैं ना वो पीछे रह पाते हैं, वो एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं, उनका काम करने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, सब कुछ एक जगह पे स्टॉप है। ज़्यादातर ये तब होता है जब आपके कोई लव्ड वन की डेथ हो गई हो, फादर मदर लॉस, स्पाउस लॉस। तो इस सिचुएशन में आपके माइंड को मूव तो करना है ना, आपने दुनिया में चलना तो है, तो आपको जिस तरह थेरेपी की जाती है वो इस तरह की जाती है कि जो अंदर, जैसा मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, फोबियाज होते हैं कुछ लोगों को, कुत्ते बिल्लियों का हाइट फोबिया है, किसी को पानी से डर है, स्मोकिंग, एडिक्शंस, ड्रिंकिंग, फोबियाज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज सब कुछ तो इट्स इन द माइंड। तो मेरे फोबियाज के मैं आपको मिसालें दूँ, मैंने दिखाया भी था इनको, कि इस तरह का था कि कुत्ते बिल्लियों से डर लग रहा है उनको, और फिर 2-3 सेशंस के बाद उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी कि मैं इतने सालों बाद इस घर में एंटर हुई हूँ, क्योंकि इसमें बिल्ली थी, मैं घर में आती नहीं थी, तो तस्वीर बिल्ली के साथ फिर कुत्ते के साथ। सो आई एम टेलिंग यू हाउ स्ट्रॉन्ग द माइंड इज़। आपको सिर्फ गाइड करना है माइंड को, और जो क्लोजर होता है, ख़ास तौर पे आपने बचपन की बात की, चाइल्डहुड में कभी कभार कोई बच्चा एक ऐसी चीज़ पकड़ के अपने दिमाग में रख लेता है जो उसको भी नहीं पता होता, बट व्हेन यू ग्रो अप आपके रिलेशनशिप्स में वो शो करता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे रिलेशनशिप्स नहीं वर्कआउट करते। यू हैव टू फिगर आउट कि आप उसमें क्या वजह है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, शायद आपकी कुछ थेरेपी चाहिए ना, ये भी प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक अजीब सा ख्वाब बचपन में देखती थी, और वही चीज़ मुझे, मतलब एक गैप के बाद दोबारा से मैंने वही चीज़ देखना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा, मैं कभी कभी हंसती हूँ कि यार ये चीज़ मैं अपने बचपन में देखती थी, और अब जब मैं एक बेटे की माँ हूँ तो मुझे दोबारा से वो चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है, मैं वैसी चीज़ मेरे ख्वाब में आ रही होती है। तो वो ये क्या है? और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ख्वाब देखते देखते आपकी आँख खुल जाए और फिर वापस आप सोचते हैं ख्वाब वहीं से शुरू हो रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा होता है, सारा दिन आप उस बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आप किसी से कहते नहीं है। कह नहीं सकते, तो मैं हूँ ना। अगर किसी तो मेरा बात करके सारा से राब्ता कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये क्या चीज़ है? देखिए, आपको ख्वाब कहाँ से आ रहा है? आपके माइंड से आ रहा है। सो मे बी योर माइंड इज ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज, शायद आपको ख्वाब समझ आ रहा हो। आपका बचपन एंड देन योर चाइल्ड्स सिचुएशन, देयर डेफिनेटली इज अ लिंक। अब वो क्या ख्वाब है, इस पे इट विल डिपेंड। ये हम ना जरा ऑफ द कैमरा बात करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, फिर बहुत सारे लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई सुनता नहीं है। अच्छा, इसमें आपकी फैमिली का क्या किरदार? ठीक है, लोग आपसे जो राब्ता करते हैं, ठीक है, उनको समझ आ जाती है कि अब हमें आपसे राब्ता करने की ज़रूरत है, ये किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कि हमें सुन ले, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। ना वो समझते हैं, ना ही उनके घर वाले समझते हैं, ना ही उनके कोलीग समझ पाते हैं, और वो एक अजीब से स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हम लोग फिजिकल हेल्थ को तो हेल्थ समझते हैं, हम मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं करते। और एवरीबडी नीड्स दिस। हर एक को, जैसे आपने कहा, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई समझाने वाला चाहिए, और ऐसी बातें भी होती हैं कि आप अपनी फैमिली में नहीं डिस्कस कर सकते। यू नीड अ थर्ड पर्सन जो आपको जज नहीं करेगा और आपकी हेल्प करेगा। तो मैं सबको कहती हूँ, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन योर साइड, बिकॉज यू नो दिस इज द वे इट इज। उसके अंदर क्या होता है, जब हम थेरेपी करते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए, you cannot change another person's actions. The only thing you can change is your reactions. आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मियाँ आपसे लड़ता है, आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के चले गए, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको रिएक्ट कैसे करेंगे? आपका मियाँ आपको लड़ रहा है, आप उसको कामली रिस्पॉन्स करेंगी। आपके माँ बाप के साथ इश्यूज़ हैं, आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये सब थेरेपी के थ्रू बहुत आराम से हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, हिप्नोटाइज थेरेपी में जब आपके पास आपके क्लाइंट आए, अच्छा, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो आपकी अम्मा के साथ हो सकता है, अब्बा के साथ हो सकता है, आपका शौहर, या कभी कभी माएँ बच्चों की वजह से बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं कि माएँ आती हैं कि बच्चे बहुत तंग करते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें डिप्रेशन में लेके जाते हैं।
इसमें जो स्टेजेस हैं, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग और डेंजरस स्टेज कौन सी होती है, जो कभी कभी आपने अपने क्लाइंट में भी देखा, आप खुद भी हैरान हुए? जब लोग फील ऐसा करने लगे कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जब वो अलोन फील करने लगते हैं, जब उनको लगता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है और मैं किसी को बोल नहीं सकता, जो आपने बात की वही बात है, ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है। क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है आजकल, मैं इट्स सैड, लेकिन यंगस्टर्स के अंदर ये बहुत है। ब्रेकअप हो गया किसी रिलेशनशिप का तो मरने मराने में तैयार हो जाते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, दुनिया में और भी देखिए ना, बच्चों के एग्जाम्स में वो नंबर नहीं आते जो कि उन्होंने गोल सेट किया होता है, तो बच्चे उस पे कह देते हैं कि बस अब मेरा तो जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है ना कि ये आप वो किसी को बोल नहीं सकते वो बच्चे कि देखो मेरे मार्क्स कम आए तो मैं परेशान था। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम एक थेरेपी में एक चीज़ उनको बोलते हैं कि देखिए आपके पास एक पाई चार्ट होता है अपनी ज़िंदगी का, आपने एक पार्ट अपने फैमिली को दिया है, एक अपने आप को दिया है, एक अपने करियर को, एक पार्ट आपने एलोकेट किया हुआ है। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, एक पार्ट के ख़राब होने की वजह से आप अपना पूरा पाई चार्ट नहीं ख़राब कर सकते। इतना कुछ है दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो उनको समझ आता है कि हाँ चलो मेरा रिलेशनशिप टूट गया, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, कितना कुछ है मेरे पास। देखिए एक रिश्ता अगर आपके पास नहीं है तो देखिए अल्लाह ताला ने उसके मुतबादिल आपको कितने रिश्ते दिए हैं, कितने रास्ते दिए हैं। अब देखिए ये रास्तों से मुझे याद है, हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे डिप्रेशन एंजाइटी की केसेस उस टाइम पे ज्यादा आना शुरू हो गए, क्योंकि आपके प्यारे जिनको कोविड था, जो कोविड से लड़ रहे थे, आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, आप घरों में थे, तो उस टाइम पे एक डिप्रेशन की एक अलग ही स्टेज थी। अच्छा, उसमें मुझे ये लगता है कि अब ये सीखने की बड़ी ज़रूरत है कि देखिए एक रास्ता, ये एक नौकरी जाती है तो अल्लाह ताला 100 रास्ते आपके लिए खोल देता है, लेकिन हमारा शायद ईमान इतना होती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपना दिल जीने की, आपको नहीं पता होता कि वो क्या उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि आप जब आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर शिकायत किस चीज़ की होती है और किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं आपके पास? मेरे पास ज़्यादा विमेन फ्रॉम 25 to 45 years। 45 years। अच्छा। और मोस्टली रिलेशनशिप इश्यूज। ओके। हस्बैंड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक रिलेशनशिप में है जहाँ मोहब्बत नहीं है, मियाँ इज़ नॉट इंटरेस्टेड, दुख ही होती हैं बहुत ज़्यादा, वो अपने ऊपर सब कुछ कर रही होती हैं, अब किसी को बोल नहीं सकती, एक रख रखा होता है फैमिली। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, मे बी ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे अंदाजे से 99% ऑफ द मैरिजेस आर नॉट हैप्पी। वो फिर आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, डज नॉट मैटर। बहुत सारी लव मैरिजेस होती हैं, शादी इज अ डिफरेंट बॉल गेम, यू नो, शादी जस्ट डज नॉट रिक्वायर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, जो जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं वही शादी करें, बस कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कहती हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, जब शादी करने लगे यंग कपल, उनको समझा के एक थेरेपी सेशन होना चाहिए कि देखो दिस इज हाउ यू टेक अ रिलेशनशिप फॉरवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि शादी से पहला जो रिश्ता है वही शादी के बाद रहेगा, सब बदलता रहता है ना। जब आप बीवी आप शौहर बन जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। हम खुद भी बदलते हैं ना, सिर्फ हम दूसरे को क्यों कहें कि भाई ये बदल गया, हम भी तो बदलते हैं। शादी के बाद उसके अंदर बहुत सारे रिश्तों की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, ये भी एक मसला होता है। अच्छा, जो खवातीन आपके पास आती है, सामने का मेजॉरिटी आप बस खवातीन आती है 40 तक, सब मैरिड हैं? वेल अ लॉट ऑफ देम जी, ज़्यादातर मैरिड होती हैं। कुछ के इश्यूज होते हैं जो मैरिड नहीं होती और इसलिए डिप्रेशन में होती है, ये शादी नहीं हो रही। मतलब वही वाली बात ना, गुड़ खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ, यही वाला सीन है। यानी खवातीन जो है वो दोनों हालत में खुश नहीं रहती नहीं, इसमें समझाना पड़ता है कि देखें हर रिलेशनशिप का एक तरीका है, बस वो तरीका जब आ जाता है ना आपको, या आपको समझ आ जाती है कि मैंने इस रिलेशनशिप में करना क्या बस है, दैट्स ऑल। और सारा मुझे लगता है कि आपको हर रिलेशनशिप के ना कुछ रूल्स बना देने चाहिए। बिल्कुल सही, कोई एक पॉलिसी आपको बता देनी चाहिए कि जी ये जो रूल है ये दोनों ने फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच सायरा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, बड़ा ज़रूरी होता है जी जब आप कभी डिप्रेशन की स्टेज से गुजरे तो आपके इर्द गिर्द कोई एक अच्छा लिसनर ढूंढ ले, मिल जाता है। अगर नहीं होता तो आप इसको लिख लें, जब मेरी कोई बात नहीं सुना तो मैं लिख लेती हूँ, और फिर जब मैंने किसी को सुनाना तो वो लिखा हुआ सुना देती हूँ।